हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं बेटे। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व किया था। अब मे बी हमारा ये लास्ट वीडियो होगा बिकॉज 20 क्वेश्चंस हैं और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में सारे सॉल्व कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं बेटे। What is the difference between displacement and double displacement reaction? A very simple and general question, and through this we can all revise the displacement and double displacement reactions. As already बेटे बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किए हैं, बट ज़रा इनमें डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं इनको हम एज सच बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है, एक मोर एक्टिव मेटल जो होता है, मोर एक्टिव मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। मतलब जो दूसरा मेटल है ना बेटे, वो अपने सॉल्ट की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो सोल्यूशन में से उसको मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है और खुद वो आयन की फॉर्म में आ जाता है। अब इस रिएक्शन में एक तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि एक्टिविटी सीरीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, और एक्टिविटी सीरीज़ में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल किस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। डिटेल में मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आपको एक्टिविटी सीरीज़ है, सो उसमें हम इस चीज़ को डिटेल में फिर से करेंगे। सो फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हम जिंक मेटल की बात करते हैं, ठीक है। जिंक जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर को मैंने सॉल्ट सोल्यूशन की फॉर्म में लिया है, राइट, कॉपर सल्फेट की फॉर्म में, और जिंक को मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया है, राइट। दैट इज़ अगर इसको हम रिएक्शन को लेबॉर्ट्री में करें तो हम एक टेस्ट ट्यूब में मान लो किसका सोल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट एक्वस का, और उसमें छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स हम ऐड करेंगे। जिंक के छोटे छोटे पीसेस हम ऐड करके रख देते हैं, राइट। सो स्लोली स्लोली व्हाट हैपेंस, जिंक, ये जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ना बेटे, कॉपर सल्फेट का मुझे ब्लू बनाना चाहिए था, खैर चलो अब बना देता हूँ, राइट। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पहले भी मैंने आपको बताया था, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इन टेक्स्ट प्रॉब्लम में, ये ब्लू कलर का होता है। सो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉपर 2+ आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अगर ये कॉपर 2+ आयन खत्म हो जाए तो ब्लू कलर भी फेड होना शुरू हो जाएगा, और यही इसमें होता है बेटे। आप देखोगे इसके प्रोडक्ट में जिंक जो है मोर एक्टिव है कॉपर से, तो जिंक कॉपर की जगह ले लेता है, वो खुद सॉल्ट सोल्यूशन में आ जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, राइट। फॉर्मूला मेकिंग में ध्यान रखना, पहले जो भी सॉल्ट यहाँ बनाना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटे, आपको उसका नाम पता होना चाहिए और फिर उसका फॉर्मूला सेपरेटली बनाओ, राइट। और जो कॉपर कॉपर 2+ आयन की फॉर्म में है वो सॉलिड कॉपर बन के यहीं पे डिपॉजिट हो जाता है, ब्राउन कलर का कॉपर यहाँ नीचे जमा हो जाता है, राइट, या जिंक के ग्रैन्युअल्स के इधर उधर चिपक जाता है। ओके, सो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें एक मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है, तो इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो एक ही मेटल का होता है और दूसरा मेटल आपका जो है वो मेटालिक या एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों सॉल्ट सॉल्यूशंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड, राइट। और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अगेन अनदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो वो भी सॉल्ट की फॉर्म में है। तो यहाँ दोनों ही सॉल्ट की एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। सो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में है, तो क्या होता है कि ये दोनों अपने आयंस जो हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम नाम देते हैं, ठीक है।
सो लेट अस सी कैसे ये रिएक्शन हो रही है। सोडियम क्लोराइड एक्वस और उसमें हम डाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स, दोनों जो है वो अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम कैटायन है और यहाँ नाइट्रेट एनायन है, ठीक है। अभी सोडियम क्लोराइड के साथ है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ है, बस इनको आपको एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें कैटायंस एंड एनायंस फ्रॉम बोथ द सॉल्ट सोल्यूशन एक्सचेंज ईच अदर, राइट। सो सोडियम नाइट्रेट, अब जरूरी नहीं है कि जैसा इसका फार्मूला वैसे इसका फार्मूला होगा, बाई चांस यहाँ पे होगा, लेकिन आपको हमेशा जो प्रोडक्ट है उसका नेम पहले लिखना है और उसके बाद उसका फॉर्मूला बनाना है बेटे। जैसे यहाँ मुझे पता है कि क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा अगर हम दोनों को डिस्प्लेस कर दें, प्लस यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो एक बार अगर आप नाम लिख लोगे ना, ये कॉमन मिस्टेक आप करते हो, आप सिंपली आयन को एक्सचेंज कर देते, फॉर्मूला का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अब आप फार्मूला बनाओ, चाहे वो सेम बन जाए कि जैसे मान लो सिल्वर की जगह सोडियम लिख लिया और सोडियम की जगह सिल्वर लिख लिया, तो सब केसेस में ऐसा होता नहीं है। सो यहाँ पे सोडियम ये है और नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली 1:1 रेशियो ऑलरेडी है, तो फार्मूला सिंपल ही रहेगा, सोडियम नाइट्रेट एक्वस, ठीक है। इसमें थोड़ा हमें पता होना चाहिए, पिछले कई क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारी ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं जिसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है बेटे वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो यहाँ वो प्रोडक्ट जो आपको याद रखना है वो है सिल्वर क्लोराइड। सो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने के लिए Ag1+ और Cl नेगेटिव, ये चार्जेस पता होने चाहिए कैटायन एनायन पे। सो सिंपल फार्मूला है, इट इज़ AgCl, और इसके साथ मैं सॉलिड लिख रहा हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ हमें कैसे पता चल जाता है ये सॉलिड है, तो ये कुछ आपको याद रखना पड़ेगा बेटे, ठीक है। सो कई क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में कराए हैं, तो और आपको ऑलरेडी वो पता लगे होंगे। बेरियम सल्फेट है, लेड आयोडाइड है, सिल्वर क्लोराइड है, राइट। ये सभी जो है वाटर में इनसॉल्युबल हैं, और इनसॉल्युबल के लिए हम डाउन एरो भी लगा देते हैं, या फिर हम प्रेसिपिटेट्स भी लिख देते हैं, या फिर इनसॉल्युबल लिख देते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि यहाँ इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस अब आपके सामने है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कहते हैं कि मोर एक्टिव मेटल एक मेटालिक फॉर्म में प्रेजेंट है और दूसरा सोल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉल्ट की फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ जिंक प्रेजेंट है मेटालिक फॉर्म में, और यहाँ कॉपर प्रेजेंट है कॉपर 2+ आयन की फॉर्म में, जिससे ये सोल्यूशन ब्लू कलर का था। लेकिन धीरे धीरे जो इसकी ऑब्जर्वेशन होती है कि सोल्यूशन का ब्लू कलर फेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप देखो प्रोडक्ट साइड कोई कॉपर आयन है ही नहीं आपके पास, खत्म हो गए, और वो कॉपर मेटल में चेंज हो गए, ठीक है। सो कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, लेकिन कॉपर जो है वो एक मेटल है बेटे, राइट। सो वो मेटालिक स्टेट में चेंज हो गया, तो इसलिए यहाँ पे इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिर्फ जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि कैटायन एनायन दोनों आपस में, दोनों सॉल्ट्स के सोल्यूशन एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। सोडियम की जगह सिल्वर ले लेता है और सिल्वर की जगह सोडियम ले लेते हैं, तो दोनों सॉल्ट सोल्यूशन में एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, सो आई होप आप ये डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे, और बहुत सारी रिएक्शन आप डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की पिछले कुछ क्वेश्चंस में कर चुके हो। ओके, सो अब बढ़ते हैं आगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग मतलब सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना उसके किसी कंपाउंड में से या उसके किसी मिनरल में से, राइट। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, तो बाई चांस हमें दिया ही हुआ कि हमने सिल्वर को किस में से निकालना है, उसके सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में से, राइट। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, ठीक है। तो ये अगर एक्टिविटी सीरीज देखें तो कॉपर जो है बेटा वो सिल्वर से ऊपर होता है, राइट। सो कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर, इसलिए कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो बेसिकली हमारा पर्पस है किसी सिल्वर के सॉल्ट सोल्यूशन में से सिल्वर मेटल को निकालना है बाहर, राइट। तो सिल्वर मेटल को हम सिल्वर के सोल्यूशन जो कि हमें दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट,
इसका एक्वस सोल्यूशन है, इसको हम इसमें से सिल्वर कैसे निकाल सकते हैं? तो बड़ा आसान है। हम इसमें कॉपर मेटल भी डाल सकते हैं, स्क्रैप आयरन भी डाल सकते हैं, ज़िंक भी डाल सकते हैं, कोई भी ऐसा मेटल डाल सकते हैं जो थोड़ा चीप एंड बेस्ट हो, राइट? और अच्छे से अवेलेबल भी हो, राइट? वो मेटल अगर हम इसके सॉल्यूशन में डाल देंगे और कंडीशन ये है कि वो मेटल इससे रिएक्टिव होना चाहिए, तो वो है। तो फिलहाल जो वो रिएक्शन कह रहा है वो बता रहे हैं, कॉपर मेटल से वो एक्सट्रैक्ट करने को कह रहा है। तो यहाँ पे कॉपर को आपने सॉलिड मेटालिक फॉर्म में लेना है। तो बिल्कुल ये इसी रिएक्शन जैसे जैसे यहाँ जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था बेटे, यहाँ पे कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज दिस टाइम कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पे पहले कंपाउंड का नेम ज़रूर लिखना है। तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बाद ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनने वाला है? कॉपर नाइट्रेट, राइट? सो कॉपर नाइट्रेट, या इसको हम क्यूप्रिक नाइट्रेट भी बोलते हैं। क्लियर? तो जब भी कॉपर जो है अपना एक्वस सोल्यूशन में बनता है तो यूजली कॉपर 2+ आयन की फॉर्म में ही बनता है, तो कॉपर 2 नाइट्रेट भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला पहले बनाएंगे Cu2+NO3-1। तो यही मैं आपको कह रहा था, मैक्सिमम बच्चे यहाँ क्या करते हैं, वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो बस सिल्वर की जगह कॉपर लिखना है और फॉर्मूला आपका बस ये बनने वाला है, राइट? तो यहाँ पे वो गलती कर जाते हैं। ठीक है, आप पहले नेम लिखो, उसका फॉर्मूला बनाओ, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होने वाला है। सो ये बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस, राइट? प्लस ये तो सोल्यूशन में रहेगा अब, ठीक है। प्लस आपका यहाँ से सिल्वर जो डिस्प्लेस हो गया, सिल्वर की जगह कॉपर ने ले लिया, कॉपर ने साल्ट बना लिया है, तो फिर सिल्वर अपना सॉलिड फॉर्म में मेटालिक सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा। तो ये सिल्वर मेटल हमें इस रिएक्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, कॉपर की हेल्प से सिल्वर को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट? सो ये रिएक्शन इन्वॉल्व है। जरा इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। मैंने हमेशा आपको कहा है कि ऐसे जो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं, जैसे नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, इन सभी को एज ए यूनिट ही बैलेंस कर लिया करो पूरा का पूरा। NO3 2 यूनिट्स हैं, यहाँ NO3 ध्यान से देखो तो 1 यूनिट है, तो इधर आप 2 लगा दो तो ये 2 यूनिट्स हो जाएंगे। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो पूरा यूनिट इकट्ठा ही ले लो, राइट? तो यहाँ 2 सिल्वर हैं, तो बस इधर 2 लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगा बेटे, राइट? सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है आपको। ठीक है, कि सिल्वर की रिफाइनिंग जब कॉपर से करते हैं तो उसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, और अगर हम इस रिएक्शन की टाइप कहें तो ये आपकी फेवरेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो बार बार यही कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें थोड़ा एक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी बुक में है NCERT लेवल वाली एक्टिविटी सीरीज़, याद कर लो। अदरवाइज़ तो एक्टिविटी सीरीज़ में बहुत सारे मेटल होते हैं, लेकिन आप कम से कम उतने याद करो जो आपके काम आ जाएं। ठीक है, सो दिस इज़ डन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो आई थिंक इस पे हम इतना काम कर चुके हैं, बहुत सारी रिएक्शन, लेकिन फिर से इसका आंसर अभी हम लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, तो अभी अभी हमने एक रिएक्शन लिखी, उसको भी लिख सकते हैं, बट अभी एक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन में हमने रिएक्शन की थी, वो मैं आपको देता हूँ। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर दोज, वी कैन से दोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन विच you know one of the product formed is insoluble in water. Insoluble in water means it can be easily separated out by filtration. तो insoluble material को हम क्या बोलते हैं? Precipitates. ओके, सो अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सी ऐसी होती हैं बेटे जिसमें प्रेसिपिटेट्स नहीं भी बनते, बट वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, राइट? बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्युबल मटेरियल बनता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल जो लास्ट किसी क्वेश्चन में भी हमने पहले भी की थी, आप फिर ले लेते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन है बेटे, इसमें आप ऐड करने वाले हो पोटाशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन, राइट, AQ। सो जैसे ही हम ऐड करते हैं, इमीडिएटली आपके पास येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट्स जो यहाँ बनते हैं वो बनते हैं लेड आयोडाइड के। तो पहले मैं फार्मूला बना लूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे से। लेड इज Pb2+, आयोडाइड इज I नेगेटिव, सो द फार्मूला इज
PbI2 और ये सॉलिड येलो PPTs बनेंगे, ठीक है। प्लस ऑफ कोर्स पोटाशियम, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों कैटायन एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ पे दोनों सॉल्ट्स में से, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट एक्वस बन गया, सॉरी पोटाशियम नाइट्रेट एक्वस बन गया, ओके। सो अब आप इसको बैलेंस कर दो, 2 आयोडाइड हैं तो 2 यहाँ लगा दो बेटे, राइट। तो ऐसे ही है पोटाशियम के लिए यहाँ 2 लगा देंगे तो नाइट्रेट यूनिट खुद ब खुद बैलेंस हो गया, 2 नाइट्रेट यूनिट इधर हो गए, 2 इधर हो गए, it is done balanced, right? So this is one example of precipitation reaction. अब उसने भाई 2 पूछी हैं तो अब 2 लिखनी पड़ेंगी हमें, एक और लिख लेते हैं, ठीक है। सो एक रिएक्शन जो हम लिखने वाले हैं वो हम, चलो ये रिएक्शन लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस सोल्यूशन। इसमें अगर हम सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन डाल देते हैं, राइट, तो हमारे पास क्या बनने वाला है इस केस में, अगर आप डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट करो तो बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ने वाला है और सोडियम क्लोराइड के साथ। तो बेरियम सल्फेट, वंस अगेन आई रिमाइंड यू, Ba2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, राइट। सो ऑब्वियसली फॉर्मूला होने वाला है BaSO4। बहुत क्वेश्चंस में हम इसको रिपीट कर चुके हैं। इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ये भी इनसॉल्युबल है पानी में, वाइट कलर का सोल्यूशन हो जाता है, धीरे धीरे ये नीचे बैठ जाते हैं। डिकेंट ऑफ कर दो अगर आप, तब भी सेपरेट कर सकते हो, और फाइनली सेपरेट करना है तो फिल्ट्रेशन से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा बनेगा सोडियम क्लोराइड, ऑफ कोर्स आयंस के एक्सचेंज से साफ पता चल रहा है कौन बनेगा, ठीक है। सो सोडियम क्लोराइड, यहाँ दोनों सोडियम 2 हैं, क्लोराइड आयन भी 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दें, सब खत्म, बैलेंस्ड, एवरीथिंग डन, राइट। सो ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो वंस अगेन आई रिपीट, those double displacement reaction in which one of the product formed is insoluble in water, that is known as a precipitation reaction. So example number 1, example number 2, ऐसी और भी एग्जाम्पल मैंने आपको कराई हैं। तो जब पिछले क्वेश्चन में अभी हम सिल्वर क्लोराइड बनाया था तो वो भी इसके अंडर आ जाएंगे, ठीक है। सो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन with 2 examples each, oxidation and reduction। देखो ये क्वेश्चन एज सच इन्होंने दे दिया है एनसीईआरटी में, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एग्जांपल दो, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने ऑक्सीडेशन की एग्जांपल अलग देनी है और रिडक्शन की अलग देनी है। सो थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का फ्रेमवर्क आपको डिस्टर्ब कर सकता है, बट आप सबको पता है कि कभी भी कोई भी जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो तो रिडक्शन साथ में होती है। साइमल्टेनियस रिएक्शंस हैं ये दोनों, राइट। और इनकी साइमल्टेनियस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, राइट। तो इस पे भी हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम बात करते हैं। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, सो दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो उन्होंने लिए है, फर्स्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ वो है कॉपर ऑक्साइड, राइट। कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन से हीट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है बेटे, कॉपर और वाटर, राइट। तो इस रिएक्शन को हम देखें तो बेटा ये रिएक्शन बैलेंस भी है। अब इस रिएक्शन में हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, ठीक है। सो यू मस्ट नो ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एंड ऑफ कोर्स रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम सिर्फ इनको डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। बट अदरवाइज ऑक्सीडेशन को हम इस टर्म में भी बात कर सकते हैं, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है बेटे, राइट। और रिडक्शन की अगर हम बात करें जो कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, साथ में ही वो गेन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से उल्टा चलते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। कोई अपना ऑक्सीजन क्यों लूज करेगा बेटे, जब तक कोई दूसरा ऑक्सीजन गेन करने वाला वहां ना बैठा हो, तो वो क्यों करेगा, ठीक है, राइट।
तो इसलिए अगर कोई ऑक्सीजन लूज़ करता है तो वो इसीलिए करता है क्योंकि वहाँ कोई ऑक्सीजन गेन करने के लिए बैठा हुआ है। इसीलिए लॉस और गेन इकट्ठा ही होता है। दैट इज़ व्हाई वी से दैट रेडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है बेटे, कॉपर में। तो यहाँ हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब यहाँ हो रही है रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन दोनों की एग्जांपल ऑफ कोर्स एक ही रिएक्शन में दे रहे हैं। ठीक है, और अगर हम देखें हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, वाटर में, तो हाइड्रोजन वाटर में फ़र्क पड़ रहा है ऑक्सीजन का जो एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो रहा है बेटे गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो जो रिडक्शन हो रही है, कई बार बच्चे लिख देते हैं कि कॉपर की रिडक्शन हो रही है। अरे नहीं भाई, इसकी रिडक्शन हो रही है जो लूज कर रहा है ऑक्सीजन। तो रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर ऑक्साइड की। और ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की। कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग टू कॉपर और हाइड्रोजन इज चेंजिंग टू वाटर। अब आपको ये भी बता दूं, पहले भी मैंने रिपीट किया हुआ है कि जिसकी बेटे रिडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है, जरा ध्यान रखना, राइट, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉपर ऑक्साइड कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। और बेटे जिसकी कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन की क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन। तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो दूसरे की रिडक्शन करने में हेल्प करता है। अरे भाई, हाइड्रोजन अगर कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन नहीं छीनेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन में हेल्प करता है, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। और ये अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक और रिएक्शन में ले रहा हूँ जिसमें साफ साफ पता चलेगा। जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ हीट करते हैं, राइट, तो प्रोडक्ट बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप साफ देख सकते हो, कार्बन चेंज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और जिंक ऑक्साइड लूज कर रहा है ऑक्सीजन, तो उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो हमने कह सकते हैं कि 4 एग्जाम्पल ले ली, 2 ऑक्सीडेशन की, 2 रिडक्शन की। लेकिन कभी भी एग्जाम्पल देनी है तो इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कभी भी आपके पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अलग अलग नहीं होती बेटे, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल विद दिस क्वेश्चन। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। ऐसे कुछ क्वेश्चंस का मैं अलग भी वीडियो बनाऊंगा जो पैराग्राफ क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा अच्छे से सारी रिएक्शन और प्रैक्टिस हो जाएंगी। बट चलो, अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के हमारे काफ़ी सेशंस हो गए और इसके थ्रू आपका सारा चैप्टर रिवाइज भी हो गया होगा। ठीक है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, राइट, एंड नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो आपकी अगर आप देखो एनसीईआरटी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हम यू नो कॉपर पाउडर को ब्राउन कलर का बना देते हैं, क्योंकि कॉपर थोड़ा ब्राउन रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, कॉपर के पाउडर को मतलब सॉलिड, इसको जब भी हम हीट करते हैं तो धीरे धीरे इसके ऊपर बेटे एक ब्लैक कलर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ब्लैक कलर का ऑक्साइड इसके ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो ब्लैक कलर जो आता है दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ कॉपर, राइट। और वो ऑक्साइड जो है कॉपर का, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। सो कॉपर 2+ और ऑक्साइड, क्या फार्मूला होगा, ऑफ कोर्स 2 2 कैंसिल, सो CuO, राइट। सो ये इस रिएक्शन को अगर हम लिखें तो हो क्या रहा है यहाँ पे ये ब्राउन कलर, अब ब्राउन कलर शाइनी, शाइनी मतलब मेटल हो जाएगा, ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कॉपर है बेटे। कॉपर सॉलिड इज अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। आपको पता है कॉपर की वायर्स आपने देखी होंगी, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो हैं घर में होती हैं, तो उसके ऊपर की प्लास्टिक की कवरिंग हटा के देखो तो बीच बीच में
बहुत ही थिन बारीक सी कॉपर की वायर्स होती हैं, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, राइट। सो इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मींस हम हीट कर रहे हैं ओपन में तो ऑक्सीजन है, तो ये एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, राइट। तो लेकिन यहाँ ये मत समझना कि सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रही है, राइट। यहाँ पे कॉपर जो है CuO में बैलेंस कर रहा हूँ इस रिएक्शन को, ये हो गई बैलेंस। तो ये साफ पता चल रहा है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये तो हो गई बेटा इसकी ऑक्सीडेशन। लेकिन साथ में यहाँ रिडक्शन जो है वो बच्चे कभी ध्यान नहीं देते कि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो रिडक्शन भी ज़रूर हो रही होगी। तो अगर आप देखो तो ऑक्सीजन जो है, एक मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ऑक्सीजन यहाँ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे मेटल गेन कर रहा है, मेटल का गेन हो रहा है। तो मेटल का गेन या हाइड्रोजन का गेन, याद रखना ये दोनों ही रिडक्शन होते हैं। तो ये मैंने आपको एडिशनल एक पिछले वीडियो में समझाया था, ठीक है, कि अगर कोई हाइड्रोजन गेन कर रहा है या उसकी जगह कोई वो मेटल गेन कर रहा है तो वो भी रिडक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स दोनों ही हो रही हैं। कॉपर चेंजेस टू कॉपर ऑक्साइड, ये आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है, और ये आपका शाइनी ब्राउन कलर का मेटल X है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज डन, दिस इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अब कुछ सिंपल और जनरल से क्वेश्चंस हैं, जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, राइट। सो आपको पता है बेटे आयरन जो है आपका ये टॉपिक है, किससे रिलेटेड है, करोजन। सो करोजन क्या होता है, इट्स अ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल by the action of water, oxygen, carbon dioxide and other gases present in atmosphere, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि कोई भी मेटल है बेटे, जब मेटल के अराउंड जो है मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, एयर में सारी गैसेस हैं, तो मेटल धीरे धीरे अपने सरफेस पे एक कंपाउंड बनाना शुरू कर देता है। कंपाउंड फॉर्मेशन, असॉल्ट फॉर्मेशन, कभी वो ऑक्साइड बना देता है, राइट, कभी कार्बोनेट्स बना देता है, हाइड्रोक्साइड्स बना देता है, राइट। तो उससे क्या है कि मेटल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो सॉल्ट फॉर्म में जाना शुरू कर देता है, तो मेटल की एग्जिस्टेंस ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। करोजन आयरन के लिए बहुत खतरनाक होता है, और आयरन के करोजन को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, सबको पता है, दैट इज़ नोन एज रस्टिंग। आपने घर में देखा भी होगा कुछ आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर एक ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर सा जमा हो जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड रस्ट। और वो कुछ नहीं, आयरन का ऑक्साइड होता है सरफेस पे, राइट। आयरन का एक ऑक्साइड है, उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी जुड़े होते हैं, तो आप सिंपल अभी कह सकते हो कि आयरन का ऑक्साइड है, राइट। सो ऐसे ही कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। सिल्वर के ऊपर, अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कॉपर के ऊपर जब करोजन होता है तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, उसके कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर होता है, राइट। और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर, कोई भी घर में पुरानी चांदी की चीज़ें, सिल्वर की चीज़ें आप देखो तो उस पर ब्लैक ब्लैक डॉट्स नज़र आएंगे, तो वो सिल्वर के सल्फाइड की वजह से होते हैं, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, राइट। तो ये भी थोड़ा पूछ लेते हैं आपसे। सो करोजन तो मैंने आपको समझा दिया, बट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डू वी अप्लाई पेंट, तो ऑब्वियसली आयरन जो है उसको रस्टिंग से बचाना है अगर हमने, तो बेटे उसका एटमॉस्फेयर से जो उसका कनेक्शन है, एटमॉस्फेयर से उसका जो कनेक्शन है वो हटाना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर वाला कनेक्शन मतलब उसको वाटर से बचाना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन से बचाना पड़ेगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से बचाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है कि हम आयरन को पेंट कर दें, ठीक है, पेंट कर दें, उसके ऊपर ग्रीस, ऑयल, ऐसी चीज़ें लगा दें, सो दैट उसका सरफेस कवर कर दे। इसको हम बैरियर प्रोटेक्शन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। बैरियर प्रोटेक्शन मतलब सरफेस को ऐसे कवर कर दो कि अंदर उस मेटल को छुपा दो, ठीक है, ताकि कोई उसके साथ कांटेक्ट ही ना कर पाए। जब वाटर एयर कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो वो बचा रहेगा। हाँ,
लेकिन पेंट करने के बाद हमें फिर भी स्क्रैच वगैरह से उसको बचाना पड़ेगा। कभी पेंट धूप से या किसी वजह से उतर जाता है तो दोबारा पेंट करना पड़ेगा, तभी हम आयरन को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ क्रोजन से बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं, आयरन ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20th हमारा ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। ओके, सो अगला क्वेश्चन जो है एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, जो यहाँ मेंशन भी है। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 20 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी हम करोजन और ये जो टॉपिक हम करने वाले हैं ये इसी के अंडर है। इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, राइट। सो रेंसिडिटी क्या है, जैसा कि आपका क्वेश्चन भी उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहा है आपको। ठीक है, वो क्या है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है रेंसिडिटी। कोई भी ऐसे फूड मटेरियल बेटा जिसमें ऑयल हो, फैट प्रेजेंट हो, इनको अगर हम ऐसे ही ओपन में रख देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ये मटेरियल जो है इनमें से थोड़ा स्मेल आने लग जाती है और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, स्पॉयल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्योंकि ये जो ऑयल और फैट हैं बेटे, ये एयर की वजह से ये केमिकली चेंज हो जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। सो इनकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म लूज़ कर देते हैं, किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो फूड है उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। हम कह सकते हैं कि दैट फूड मटीरियल हैज़ गॉट रेंसिड। ओके, वो ख़राब हो गया, राइट। सो अब इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज ये है कि हम कुछ ऐसा करें कि फूड मटेरियल में जो ऑयल और फैट है इसकी ऑक्सीडेशन ना हो। तो नंबर 1 तो हम क्या करें, अगर हम फूड मटेरियल को लो टेम्परेचर पे रख दें। तो एक तो लो टेम्परेचर पे जैसे हम रेफ्रिजरेशन करते हैं, कुछ हमने सब्जी वगैरह बनाई है, कुछ भी है, तो हम रेफ्रिजरेटर में रख के उसको 1-2 दिन चल जाता है उसका काम, राइट। वो ख़राब नहीं होती, बिकॉज हमने टेम्परेचर इतना लो कर दिया कि उसकी ऑक्सीडेशन वाली जो ये रिएक्शन है वो हो ही नहीं पाती, इतने लो टेम्परेचर पे रिएक्शन ही नहीं हो पाती। ठीक है, या बहुत डिले हो जाता है, बहुत धीरे हो जाती है, इसलिए फूड मटेरियल आपका बच जाता है। सेकंड तरीका है इससे बचने का, अगर हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स फूड मटेरियल में डाल के रखें। ठीक है, जो उसको बचा के रखें, ऑक्सीडेशन नहीं होने दें। एंटीऑक्सीडेंट मींस वो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट होंगे, मींस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होने देंगे। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तीसरा, हम किसी भी कंटेनर में रखें तो उस कंटेनर को ज़रा हम क्या कर लें भाई, एयर टाइट कर लें, राइट। एयर टाइट कर लें, एयर एंटर ना होने दें उसको, ऐसे पैक करें। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, अब आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए हम बात करते हैं। आपके जो ऑयल और फैट कंटेनिंग सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें तो चिप्स के पैकेट आप ख़रीदते हो तो उसमें वो बहुत ऐसे टाइट से होते हैं, बिकॉज उसमें चिप्स वगैरह सब डाल के उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। एयर नहीं होती है बेटे उसके अंदर, अगर एयर होता है तो अंदर ही अंदर वो सारे ख़राब हो जाएंगे ऑक्सीडेशन की वजह से। सो उनके अंदर हम नाइट्रोजन इसीलिए फिल करते हैं ताकि वी जस्ट अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। वो तो होते ही हैं चिप्स में, आपको पता ही है। ठीक है, सो दैट दे डू नॉट गेट रेंसेड, इसलिए हम नाइट्रोजन से उनको फ्लश कर देते हैं, राइट। तो जैसे ही आप पैकेट ओपन करते हो तो नाइट्रोजन गैस तो ऑब्वियसली बाहर चले जाती है, और ऑब्वियसली आप जितनी जल्दी कंज्यूम करोगे तो आपको क्रिस्पी लगेंगे, टेस्टी लगेंगे। लेकिन आप कभी आप शॉप पे जाते हो तो आप कभी ऐसा चिप्स का पैकेट नहीं खरीदते जो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, उसमें से आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन गैस निकली हुई हो। तो उसके जो चिप्स के पीसेस होंगे वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे या इतने क्रिस्पी नहीं होंगे, सो ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी से बचने के लिए कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, सो आई होप विद दिस हम कह सकते हैं कि पिछले दोनों क्वेश्चन से क्रोजन और एनसीडीटी मैंने दोनों कवर कर दिए।
और इनकी एग्जांपल्स भी आपको बता दी। क्रोजन एक जनरल टर्म है बेटे, किसी भी मेटल की डिटीरियोरेशन या उसकी ईटिंग अप ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एक्शन को क्रोजन बोलते हैं, जिससे वो मेटल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और रस्टिंग क्रोजन का एक एग्जांपल है। रस्टिंग इज, वी कैन से इट इज क्रोजन ऑफ आयरन, दैट इज द टर्म ओनली फॉर आयरन। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर कवर हो गया। हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर बेटे, ठीक है। सो आई थिंक ये 6th वीडियो होगा शायद। तो आप ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं अंडर द फोल्डर 10th क्लास। तो प्लीज़ आपको अगर ये चैप्टर पूरा रिवाइज करना है तो पार्ट 1 से लेके एंड तक ये लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखो। इसमें मैंने सारे इंटेक्स प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं, ठीक है। आप ये सारा देखो, चैप्टर अच्छे से पढ़ो और इन क्वेश्चंस को देखो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है बेटे कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को वीडियो के थ्रू देख के करते हो तो अच्छे से उनको देखना है, लेकिन सिर्फ देखना ही नहीं है, साथ में क्वेश्चंस लिखने भी हैं। बीच बीच में पॉज कर लिया करो, एक क्वेश्चन हुआ उसकी रिएक्शंस लिखो, देखो कैसे सॉल्व किया मैंने, और फिर उसको आप लिख के देखो। ये नहीं कि बस आप मोबाइल हाथ में रखा आपने और आप बस बड़े आराम से लेटे हुए और वीडियो वॉच कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है बेटे। सो आप हमेशा अ, जितनी भी रिएक्शंस इन्वॉल्व थी इन सारे क्वेश्चंस में, हमने सारा टॉपिक सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू। उन सारी रिएक्शंस को प्लीज़ लिखो, राइट। और कैटायन और एनायन की लिस्ट आप लोगों को टीचर्स ने भी दी होंगी, राइट। आपको इजीली अवेलेबल भी हैं बुक में, 9th की बुक में देख लो, वैसे भी अवेलेबल बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो उसको ज़रूर याद करो बेटे, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। बहुत से फार्मूले हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, बिना फार्मूला लिखे तो आप इसमें रिएक्शंस नहीं लिख पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपको मैंने ये सारा चैप्टर दे दिया है और अब आपकी बारी है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। सो खूब पढ़ो और पढ़ने का मज़ा लो, राइट। तो इसके साथ अब इस चैप्टर को हम बाय बाय करते हैं। अगले चैप्टर के लिए मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, लेकिन जब तक इस चैप्टर को रिवाइज करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।